केएमसी यानी कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव नतीजे तेज रफ्तार से टीएमसी को बढ़त दे रहे हैं। 144 सीटों वाले कॉर्पोरेशन में टीएमसी फिलहाल 100 से ज्यादा सीटों पर आगे है, तो फिर से बम्पर बहुमत के करीब पहुंच रही है। टीएमसी दफ्तर से लेकर ममता बनर्जी के घर तक जश्न शुरू हो चुका है और टीएमसी के आगे बीजेपी, लेफ्ट कांग्रेस लुटी पिटी हारी हुई नजर आ रही है। कुछ दल तो 2 अंकों तक भी प्रभाव नहीं पसार सके हैं। कॉर्पोरेशन में पिछले नतीजों के हिसाब से टीएमसी के अभी फिलहाल 124 सदस्य हैं। पिछले चुनाव में भी बाकी दल गिनी चुनी सीटों पर जीत सके थे और इस बार भी वही सियासी तस्वीर दिख रही है। तो ये कोलकाता की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता नगर निगम चुनाव में टीएमसी को बहुमत मिलती नजर आ रही है। रुझानों में टीएमसी ने बढ़त बनाई हुई है, जिसके बाद टीएमसी कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आए। सूर्याग्नि रॉय और अनुपम मिश्र हमारे 2 सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम का रुख करेंगे सबसे पहले। अनुपम, देखिए अब टीएमसी की एक तरीके से जीत लगभग तय है, क्योंकि जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं जाहिर तौर पर पूरी तरीके से पटखनी यहां पर बीजेपी को। बिल्कुल मल्लिका, जो रुझान है उसके मुताबिक अभी तक 133 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है और अगर यही सिलसिला कायम रहा तो ये एक नया कीर्तिमान साबित होगा। कोलकाता नगर निगम चुनाव में इतनी बड़ी जीत के साथ टीएमसी फिलहाल आगे बढ़ रही है और जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उसके बाद का जो माहौल है काउंटिंग सेंटर के ठीक बाहर का माहौल मैं आपको दिखा रहा हूं। लोग होली दिवाली एक साथ मना रहे हैं। जो टीएमसी कार्यकर्ता हैं वो काफी प्रफुल्लित दिख रहे हैं, काफी उत्साहित दिख रहे हैं और जिस तरीके से रुझान आए हैं उन्होंने इनका जो उत्साह है वो उसमें और 4 चांद लगाए हैं। काफी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता इस वक्त सड़कों पर निकल पड़े हैं, होली खेल रहे हैं। हरे रंग के अबीर से यहाँ पर चारों ओर होली खेली जा रही है। लोग आपस में एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और ये जो माहौल है, ये माहौल कोलकाता में लगभग सभी जगहों पर, खास तौर पर जो काउंटिंग सेंटर है उनके आसपास दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी के घर के आसपास दिखाई दे रहा है और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से टीएमसी ने ये जीत हासिल की है वो एक अपने आप में कीर्तिमान साबित होता नजर आ रहा है और बीजेपी, जिसको लग रहा था कि बीजेपी अच्छी खासी टक्कर देगी, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बीजेपी, लेफ्ट और कांग्रेस काफी पीछे छूट चुकी हैं और ये इतनी पीछे छूट चुकी हैं कि 1, 2 या 3-4 सीटों पर ही अभी तक बढ़त हासिल होती हुई दिख रही है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं लगातार होली दिवाली एक साथ मनाई जा रही है। तो ये माहौल इस वक्त समूचे कोलकाता का है, खास तौर पर जो काउंटिंग सेंटर है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। तो जिस तरह की तस्वीरें जश्न की अनुपम हम तक पहुंचा रहे हैं, आपके पास किस तरह की तस्वीरें, क्योंकि 134 सीटों पर टीएमसी ने बढ़त बनाई हुई है और अगर बीजेपी की बात करें तो फिलहाल सिर्फ 3 सीटों पर आगे नजर आ रही है। कब तक तस्वीर साफ होगी? देखिए आपको हम ममता बनर्जी के घर के सामने की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये है ममता बनर्जी के घर के सामने का माहौल। ये पहली बार नहीं है इस साल जब यहाँ पे जितने भी लोग हैं, यहाँ पे बहुत सारे लेडीज हैं जो अबीर खेल रहे हैं और ये ग्रीन कलर से, जो कि तृणमूल का कलर है, उससे खेल रहे हैं। तीसरी बार इसी जगह पर, इसी पर्टिकुलर स्पॉट पर ये सेलिब्रेशन हो रहा है। 2021 के चुनाव के बाद फिर बाई इलेक्शंस में जब ममता बनर्जी ने स्वीप कर दिया ये भवानीपुर का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी था और अब तृणमूल कांग्रेस जब स्वीप कर रही है कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव, तब सिचुएशन सिनेरियो अभी तक वैसा ही है जैसा हमने पिछले 2 बारों में देखा था। एक बढ़त करीबन 9 सीटों की हो सकती है अगर 133 सीटों पर लीड है, क्योंकि पिछले बार 2015 में तृणमूल ने
124 सीटें जीती थी कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव पे, उससे भी शायद ठीक है सूर्याजी, लौटेंगे आपके पास। शिवसेना बीजेपी का रिश्ता महाराष्ट्र के रास्ते टूट गया, लेकिन उसकी चुभन रह गई है। बीजेपी को परेशान ये चुभन करती है क्योंकि अमित शाह ने ठाकरे और शिवसेना को सवालों के घेरे में रखा, तो पार्टी ने उसी अंदाज में जवाब भी दिया। मैं खुद उस वक्त शिवसेना के साथ जो संवाद हुआ मैंने खुद ने किया है, और मैं फिर से आज कहना चाहता हूं कि उस वक्त तय हुआ था कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी। उतर गए, सत्ता के लिए हिंदुत्व के साथ समझौता कर लिए। दो पीढ़ी से जिनके सामने लड़ते थे उनकी गोदी में बैठते और कहते थे हमने तो कहा ही नहीं। हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री जी को क्या हुआ मुझे पता नहीं। गलत ब्रीफिंग हुई है अमित भाई को हमारे, और कोई बात ऐसी कही तो सच नहीं है। सच क्या था? देखिए, ना कभी शिवसेना ने किसी को धोखा दिया है, ना सत्ता के लिए किसी के साथ गलत व्यवहार किया है। आप है 2014 में हमारी जैसी पुरानी पार्टी, पुरानी साथी, पुराने मित्र, आपके लॉयल फ्रेंड, आपने हमको छोड़ दिया है सत्ता के लिए। आप महाराष्ट्र पर कब्जा करना चाहते थे। अब बात ओमिक्रॉन की करते हैं। देश में जिस तरह लगातार ओमिक्रॉन के मरीज बढ़ रहे हैं और देशवासी क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स बार बार तीसरी लहर की चेतावनी दे रहे हैं और लोग जश्न की जिद कर रहे हैं। अगर आप भी क्रिसमस और नए साल पर जश्न मनाना चाहते हैं तो उससे पहले देश के स्वास्थ्य मंत्री की कुछ बातें सुन लीजिए। पूरी दुनिया इस वक्त क्रिसमस और नए साल की तैयारियां कर रही है, और दूसरी तरफ ओमिक्रॉन आपकी लापरवाही का इंतजार कर रहा है। क्रिसमस की खुशियों का उपहार लेकर सेंटा क्लॉज आपके पास आए या ना आए, लेकिन ओमिक्रॉन आ सकता है। जश्न के मौके पर भीड़ में हुई आपकी छोटी सी लापरवाही देश के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर ICMR पहले ही आगाह कर चुका है। ये समय सामूहिक समारोहों से बचने का है। ये समय गैर जरूरी यात्रा से बचने का है। सेलिब्रेशन कम लोगों के साथ मनाया जाए तो बेहतर होगा। लोगों को जश्न का इंतजार है तो ओमिक्रॉन को भीड़ का। अब आपको तय करना है कि आगे क्या करना है, क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत को किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। So we should prepare. We hope that things should not be that bad. We need more data because data is still not there and the cases are still few. But whenever there is a surge happening in other parts of the world, we have to monitor it closely and be prepared for any eventuality. So it's better to be prepared than to be caught off guard. ओमिक्रॉन पर इस बात को समझने के लिए आज आए दिल्ली के आंकड़े बहुत डराने वाले हैं। दिल्ली में 6 महीने बाद ऐसा हुआ है कि 24 घंटे में कोरोना के 100 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं, और पिछले 4 दिनों के अंदर ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 10 से 26 हो चुकी है। अभी जितने भी केसेस, कुछ दिन से केसेस बढ़ने लगे हैं। जैसे पहले रोज आ रहे थे 15 केसेस, 20 केसेस, लेकिन कल 100 के पार कर गए। 100 से ज्यादा केसेस आए हैं। ये केसेस कौन से हैं? क्या ये ओमिक्रॉन है या ये पुराने वाला वायरस है, नए वाला वायरस है? अभी तक केवल एयरपोर्ट पे जो लोग आ रहे थे उनकी हम टेस्टिंग कर रहे थे। अब हमने ये तय किया है कि सारे जितने भी पॉजिटिव केस दिल्ली के अंदर निकलेंगे सबको हम जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजेंगे, कि 100% केसेस को ये टेस्ट करेंगे जो पॉजिटिव केसेस होंगे, कि इसमें इस व्यक्ति में कोरोना है तो ये कौन से वाला कोरोना है, ये डेल्टा वाला कोरोना है कि ओमिक्रॉन वाला कोरोना है। ये आज निर्णय लिया गया। इससे पता चलेगा कि दिल्ली के अंदर अगर बढ़ रहे हैं केस तो ये कौन सा केस दिल्ली के अंदर बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन की बारीकियों को समझने के लिए दिल्ली सरकार अब हर मरीज की जीनोम सीक्वेंसिंग करने का फैसला कर चुकी है, जिससे ये जानने में आसानी होगी कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के अंदर किस तरह के बदलाव हुए हैं और ये पुराने कोरोना वायरस से कितना अलग है, और आने वाले समय में ये किस तरह से घातक हो सकता है। जो भी पेशेंट हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेवल करके उन कंट्रीज से यात्रा करके दिल्ली आ रहा है जहाँ पे हाई रिस्क है, जहाँ पे ओमिक्रॉन के मामले हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका है, यूनाइटेड किंगडम है, यूरोप है और बाकी के देश हैं, यदि हम उनका सबका करते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस सैंपल में
ओमिक्रॉन है या डेल्टा है। पहले हम 100 में से 5 से भी कम प्रतिशत में जीन सीक्वेंसिंग हो पाती थी। अभी जो विदेशी मामले आए हैं या जो संदिग्ध हैं उनका सबका जीन सीक्वेंसिंग है। ओमिक्रॉन से बचने के लिए दिल्ली सरकार बूस्टर डोज की भी मांग कर रही है। इस सवाल पर आज संसद में देश के स्वास्थ्य मंत्री ये साफ कर चुके हैं कि बूस्टर डोज पर रिसर्च जारी है और अगले 7 दिनों में ये रिसर्च सरकार को मिल जाएगी कि भारत में मौजूदा दोनों वैक्सीन नए वेरिएंट पर कारगर है या नहीं। हमने वो भी काम शुरू कर दिया है कि ये वेरिएंट इंडिया में हमारी वैक्सीन उसके ऊपर इफेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, ये चेक करने के लिए कल्चर डेवलप करना होता है और कल्चर वेरिएंट को ओमिक्रॉन वेरिएंट का कल्चर डेवलप करके उसके ऊपर क्या इफेक्ट हो रही है हमारी वैक्सीन की, उसका भी स्टडी हो रहा है और अगले 1 सप्ताह में उसका भी रिपोर्ट आ जाएगी। भले ही अभी तक ओमिक्रॉन को लेकर इसके घातक पहलू सामने नहीं आए हैं, लेकिन नया वेरिएंट अगर बड़ी आबादी को संक्रमित करता है तो हालात बिगड़ भी सकते हैं। WHO के वैज्ञानिकों का मानना है कि जहां भी ओमिक्रॉन कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति में पहुंच गया है, अमेरिका और ब्रिटेन में जिस तरह हालात बिगड़ रहे हैं उसे देखकर भारत को सावधान रहने की जरूरत है। यही वजह है कि अस्पतालों में तीसरी लहर की तैयारी शुरू हो चुकी है। अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड से लेकर ICU बेड बढ़ाए जा रहे हैं। इस वक्त हम यथार्थ हॉस्पिटल में मौजूद हैं। आपको बता दें कि यथार्थ हॉस्पिटल ने अपनी बेड्स कैपेसिटी जो है वो बढ़ाकर 1200 बेड्स की कर दी है। और इस वक्त की यदि हम बात करें तो इस वक्त हम यथार्थ हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में मौजूद हैं। यह आइसोलेशन वार्ड केवल और केवल ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित और कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए ही बनाया गया है। इसकी खास बात यह है कि इस आइसोलेशन वार्ड में खास वेंटिलेटर्स लाए गए हैं। हमने देखा कि पहली और दूसरी लहर के दौरान वेंटिलेटर्स की ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा कमी पाई गई थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वेंटिलेटर्स की कैपेसिटी इस अस्पताल में बढ़ा दी गई है। और इन वेंटिलेटर्स की जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन वेंटिलेटर्स की खास बात यह है कि ये सभी वेंटिलेटर्स आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट पर बनाए गए हैं, यानी कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की तर्ज पर इन्हें डिजाइन किया गया है। अब इन वेंटिलेटर्स की एक और खास बात यह है कि बच्चों के लिए भी इन वेंटिलेटर्स को डिजाइन किया गया है। संसद में आज फिर घमासान है। सांसदों के निलंबन से लेकर चुनाव कानून और कश्मीर को लेकर परिसीमन प्रस्ताव पर विपक्ष नाराज है। वहीं लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित है। विपक्ष आज संसद से सड़क तक प्रदर्शन कर रही है। दोपहर 1 बजे विपक्ष के नेता विजय चौक तक मार्च करेंगे। तरीका नहीं है, इनकरेज करना बहुत ही जरूरत है। हमारी संसदीय प्रणाली के अंदर तो नियोजित तरीके से सदन को स्थगित कराने का प्रयास है ना, तो मैं नारेबाजी करना बताया कोई डेडलाइन आपको कह रहा हूँ कि सभी माननीय डेडलाइन कब तक आपको हर मुद्दे पर मैं पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर सभी को दूंगा। आप अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठे, जाइए अपनी सीट पर। अगर मैं हर मुद्दे पर आपको बोलने का विपक्ष का काम एक ही रह गया है, विरोध करना। आधार को लेकर के विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो और 3 परिवर्तन किए गए उस पर तो वो नहीं कर रहे हैं कि जैसे वर्ष में एक बार वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाया जा सकता था। इस बिल में जो है 3 बार की व्यवस्था कर दी गई है। इसको लेकर के उन्होंने वो नहीं किया कि कितना फायदेमंद हुआ है। वास्तव में है क्या कि विपक्ष हमेशा केवल विरोध की राजनीति कर रहा है, जनता के हित की बात नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ जो भी बहस होती है विपक्ष इस नाते भाग नहीं लेता है कि वो जनहित का है। जब आप ये कहते हैं कि आधार जो है वो कोई आई कार्ड के तौर पे उसको नहीं माना जा सकता, या आधार के जरिए हम लोगों ने देखा कि कई बार किसी का बैंक अकाउंट हैक कर लिया गया, किसी की पूरी जानकारी हैक कर ली गई। इसमें एक बार महेंद्र सिंह धोनी तक का नाम आया था। तो मुझे लगता है कि सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है, क्या उसकी मंशा है, अब वो पूरे बिल के डिटेल में जाने के बाद ही पता चलेगा। तो चुनाव सुधार बिल सिर्फ 26 मिनट में लोकसभा में पारित हो गया। आज राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा, लेकिन इस विधेयक को लेकर विपक्ष के तेवर सख्त हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जिस अफरा तफरी में कानून बनाना चाहती है उससे तो यही लगता है कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। ये जो आधार एक्ट है इसके लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बियॉन्ड है, इसलिए हम इस विधेयक की इंट्रोडक्शन का विरोध करते हैं। कहीं ना कहीं इस बिल के आने से
जो एक अधिकार लोगों को वोट देने का दिया गया है उसका हनन हो रहा है। आई एम आस्किंग फॉर डिवीजन सर, आई वांट डिवीजन सर। सर डिवीजन होगा, देख सर डिवीजन सर, नो डिवीजन होना। विपक्ष विरोध जताता रहा, सरकार की मंशा पर सवाल उठाता रहा, लेकिन इस विरोध और हंगामे के बीच ही वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने वाला चुनाव कानून संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया। जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विपक्ष के विरोध की वजह क्या है ये आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले बताते हैं कि आधार को वोटर कार्ड से जोड़ने से क्या बदल जाएगा, इससे चुनावी प्रक्रिया में कितना बदलाव आएगा। सरकार की सबसे बड़ी दलील है कि इस कदम से चुनाव में धांधली रुकेगी। वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने से फर्जी वोटर कार्ड बनने पर लगाम लगेगी। तो सरकार ये कोशिश करता है कि बोगस वोटिंग रुकना चाहिए और फेक वोटिंग, नकली वोटिंग जो होता है, जिसमें अगर रोकने के लिए कदम उठाया जाता है तो इसमें सदन को इसमें साथ देना चाहिए। इसके साथ ही सरकार चुनाव सुधारों से जुड़े इस बिल के कई फायदे भी बता रही है, जिसका सीधा असर मतदाताओं पर पड़ेगा। अब सर्विस वोटर्स के लिए चुनावी कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाएगा। इससे महिला कर्मचारियों के पति भी सर्विस वोटर में शामिल हो जाएंगे। अभी तक ऐसा नहीं था। वोटर लिस्ट में साल में 4 बार नाम दर्ज कराने का प्रावधान है, यानी अब मतदाता साल में 4 बार नाम रजिस्टर करा सकते हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने 2015 में वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की योजना पर काम शुरू किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। बिल के विरोध में विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया तो सरकार ने इस पर भी जवाब दिया। वोट देना एक लीगल अधिकार है और इसलिए ये जो आधार एक्ट है इसके लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बियॉन्ड है। इसलिए हम इस विधेयक की इंट्रोडक्शन का विरोध करते हैं और मंत्री जी से ये दरखास्त करते हैं कि इस बिल को वापस किया जाना चाहिए। डिवीजन में लिख कर दिया कि डिवीजन करवाइए ताकि हम अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कर सकें, मगर मंत्री जी को इतना टाइम दिया और दिन में पास कराया और ये बड़ा गलत है। ये हमारी जमहूरियत के लिए अच्छा दिन नहीं है कि दिन में इतने इम्पोर्टेंट बिल को सरकार ने पास करा, बड़ा गलत हुआ। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को सर मैं शॉर्ट में कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो पुट्टुस्वामी केस में जो जजमेंट में लीगलिटी ऑफ दिस एक्शन व्हिच आर्टिकुलेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ, ये बिल्कुल क्वालिफाई होते हैं क्योंकि हम एक कानून बनाने जा रहे हैं और इसके तहत लोगों को एक बराबरी दरवाजा और दर्जा देने जा रहे हैं। लोकसभा में बिल पास होने के बाद भी विपक्ष विरोध जता रहा है, बिना चर्चा के बिल पास करने का आरोप लगा रहा है। सुप्रिया भारद्वाज के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। कश्मीर की वादियों में बर्फ की चादर बिछ गई है, लेकिन सियासत गर्म है। परिसीमन प्रस्ताव को लेकर विपक्ष के तमाम नेता अब भी खफा है। थोड़ी देर में फारूक अब्दुल्ला के घर पर गुपकार संगठन की बैठक है। इस बैठक में जम्मू में ज्यादा सीट बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। श्रीनगर के डल लेक का पानी जम गया है, मौसम में ठिठुरने पर मजबूर कर रहा है। परिसीमन आयोग के प्रस्ताव से सियासत उबल रही है। महबूबा मुफ्ती तमतमाई हुई हैं, फारूक अब्दुल्ला गुस्से में हैं, गुलाम नबी आजाद खफा हैं। कश्मीर के लिए सियासत करने वालों को रास नहीं आ रहा है कि घाटी में सिर्फ 1 सीट बढ़े और जम्मू में 6 सीटों का इजाफा हो जाए। महबूबा मुफ्ती तो सीधे सीधे कहती रही हैं कि कमीशन ही बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बना। अब बीजेपी कोशिश कर रही है जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ पार्टियां बना के, कुछ इंडिपेंडेंट खड़ा करके, कुछ गुजरात पहाड़ी को लगा के असेंबली में इनके पास इतने एमएलए हो ताकि जो इन्होंने गलत फैसला किया उसको असेंबली के जरिए। हम डिलिमिटेशन कमीशन से सिर्फ एक उम्मीद रख रहे हैं कि जो भी फैसले हों वो सियासी बुनियाद पे ना हो। डिलिमिटेशन कमीशन वैसे भी जम्मू कश्मीर के लिए एक्सक्लूसिवली होना नहीं चाहिए था, लेकिन चलिए आपने कर दिया, हम भी इस फैसले के साथ थे नहीं। लेकिन अब जो फैसले डिलिमिटेशन कमीशन के तरफ से होंगे वो पॉलिटिकल बेसिस पे नहीं होने चाहिए। डिलिमिटेशन हमेशा
पार्टी के आधार पर होती है, कभी नहीं कि उसका लोकसभा में आदमी होगा या राज्यसभा में होगा, असेंबली में उसका आदमी है या नहीं है, उस पर कभी नहीं होती है। तो ये तो डिस्क्रिमिनेट किया गया है कमेटी बनाते वक्त कि वो टेलर मेड कमेटी थी कि किस पार्टी का था। इसमें भी कांग्रेस का कोई नहीं था, इवन पीडीपी का कोई नहीं था, पैंथर पार्टी का कोई नहीं था, इवन दूसरी रीजनल पार्टीज हैं उनका कोई नहीं था। कश्मीर को मिली कम सीटों को लेकर गुपकार संगठन के नेता फारूक अब्दुल्ला के घर पर जुट रहे हैं। फिर वो तय करेंगे कि आगे क्या करना है। कश्मीरी नेता खफा हैं, लेकिन जम्मू में पकड़ बनाने वाली बीजेपी गदगद है। जम्मू से लेकर दिल्ली तक के नेताओं की खुशियां छन छन कर बाहर आ रही हैं। विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में ये पास किया जाता है कि 2026 तक ये डिलिमिटेशन नहीं होगी। कारण उसके पीछे जो इन्होंने जम्मू के साथ अन्याय किया था वही कारण था। आज जबकि डिलिमिटेशन बना है और वो किसी मापदंड को लेकर के उन सीटों के बारे में बता रहे हैं, जम्मू को इतनी सीटें मिलनी चाहिए, कश्मीर को इतनी मिलनी चाहिए, कश्मीर को पहले से ही ज़्यादा सीटें थी। तो स्वाभाविक बात है कि जिन्होंने गलतियां की है वो चीखेंगे। कुछ राजनीतिक दल, श्री उमर अब्दुल्ला हो, सुश्री महबूबा मुफ्ती हो या कांग्रेस के लोग हों, उनको हमेशा से ही सच्चाई और तथ्यों से वो दूर रहते हैं। आज अगर डिलिमिटेशन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने सत्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, रियलिटीज, फैक्ट्स के आधार पर अगर डिलिमिटेशन ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है तो इन सभी नेताओं को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कश्मीर में जम्मू से ज्यादा आबादी है। कश्मीर सियासतदान की मांग है कि सीटों के बंटवारे में इसका खास ख्याल रखा जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी की दलील है कि इलाका भी मायने रखता है। जम्मू का क्षेत्रफल घाटी से ज्यादा है। जम्मू 26,293 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जबकि कश्मीर का इलाका 15,848 वर्ग मीटर है। डिलिमिटेशन कमीशन किस प्रकार काम करती है, चुनावी आयोग जैसे संवैधानिक संस्थाएं किस तरह काम करती हैं, या उनको इस बात की जानकारी नहीं, इल्म नहीं, अध्ययन नहीं, या फिर कोई और स्वार्थ है, कोई और मोटिव है जिसके कारण ये बात कही जा रही है। क्योंकि इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि किसी के साथ कोई भेदभाव किया जाए, पक्षपात किया जाए। कल दिल्ली में परिसीमन आयोग की दूसरी बैठक हुई। इस बैठक में फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी ने भी शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली इस बैठक के बाद आयोग ने जम्मू कश्मीर में 7 सीट बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। इसके तहत 6 सीटें जम्मू और 1 सीट कश्मीर में बढ़ेगी। एसटी आरक्षण का भी प्रस्ताव है। एसटी के लिए 9 सीटें रखी गई हैं। पहले यहां अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित नहीं थी। एसपी के लिए आरक्षित सीटें 4 से बढ़कर 7 हो जाएंगी। ऐसी सूरत में जम्मू कश्मीर में कुल सीटें 83 से बढ़कर 114 हो जाएंगी। जम्मू की सरहदी इलाकों में गुज्जर और बकरवाल समुदाय रहते हैं। परिसीमन के बाद यही सीटें आरक्षित होंगी। ऐसी सूरत में जम्मू की सीटें 52 तक हो जाएंगी और जो जम्मू में मजबूत होगा उसी की सरकार बनेगी। हम आपको बता दें कि 2014 में पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जिसे 28 सीटें मिली। बीजेपी 25 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर थी, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 और कांग्रेस को 12 सीटें हासिल हुई थीं। परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर की न सिर्फ सियासी मिजाज बदलेगा, बल्कि सियासी संतुलन भी बदल जाएगा। फिर तो जम्मू तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन अभी इंतजार है। परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट 6 मार्च 2022 तक ही पूरा कर पाएगा। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो यूपी चुनाव में एक तस्वीर पर कितने सियासी तीर हैं, एक तस्वीर पर कितने सियासी वीर हैं। एक समारोह में जब मुलायम सिंह और संघ प्रमुख मोहन भागवत एक साथ दिखाई दिए तो कई आरोप उछले। कांग्रेस ने कहा नई सपा में स का मतलब संघवाद से है। कांग्रेस के इस आरोप से समाजवादियों ने फौरन जवाब दिया और एक ट्वीट से कांग्रेस को राजनीतिक शिष्टाचार समझाया। फोटो जारी करके कहा कि समारोह में एनसीपी नेता भी मौजूद थे। यूपी में निषाद पार्टी को बनाने के लिए योगी सरकार को चिट्ठी लिखनी पड़ी। निषाद पार्टी को उम्मीद थी कि लखनऊ रैली में अमित शाह आरक्षण का ऐलान करेंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो निषाद पार्टी खफा हो गई। आइए दोनों हाथ विजय के विश्वास की मुट्ठी दीजिए और भारत मां का जयकारा लगाइए। बोले भारत माता की।
लखनऊ की इस रैली से निषाद पार्टी को काफी उम्मीद थी। मंच पर अमित शाह थे। निषाद समुदाय के लोगों से लखनऊ का रमाबाई अंबेडकर मैदान खचाखच भरा था। निषाद समुदाय गदगद थे कि उन्हें उनका हक मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह इसका ऐलान करेंगे, लेकिन रैली में सब बातें हुई। अमित शाह की चुनावी हुंकार दिखी, जीत के दावे हुए, विपक्ष पर प्रहार हुए, पर निषाद समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल करने का कोई वादा नहीं हुआ। आग्रह करना चाहता कि माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो भी आया अपनी जाति का काम किया, निषाद समाज का काम किया क्या? काम किया क्या? सभी पिछड़ी जातियों का, सभी गरीबों का काम करने का लक्ष्य मोदी जी का था और उन्होंने इसको पूरा किया। कितने वर्षों से एक मांग थी कि एक अलग मंत्रालय बनाया जाए। मांग थी या नहीं थी? बताओ भाई, थी या नहीं थी? अलग मंत्रालय नहीं बनाया जाता था। 2019 में संजय निषाद जी ने, साध्वी निरंजन ज्योति जी ने चुनाव के वक्त मोदी जी के सामने मांग रखी। मोदी जी ने उसको पूरा करने का वादा किया और आज अलग मंत्रालय बनकर हम सबके सामने है, काम चालू। मुख्यमंत्री जी 17 दिसंबर की रैली के बाद से निषाद पार्टी बौखलाई हुई थी। संजय निषाद नाराज बताए जा रहे थे। अटकलों का बाजार गर्म हो गया था। यहाँ तक कि अखिलेश यादव अपनी रैलियों में निषाद समुदाय को धोखा देने की बातें करने लगे थे। राजभर से खुलेआम बातचीत की बातें करने लगे थे। निषाद पार्टी के रुख और अल्टीमेटम के बाद योगी सरकार जागी और रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी के साथ निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का ज्ञापन भी लगा है। संजय निषाद की दलील है कि अनुसूचित जाति की सूची में मझवार जाति का जिक्र है, जबकि मझवार जाति के लोग मांझी, मझवार, केवट, मल्ला और निषाद भी लिखते हैं। इस वजह से उन्हें एसटी का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। हम ऑलरेडी केंद्र के सूची में हम अनुसूचित है मझवार, और उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारें जो बेईमान थी वो हमें हमारे सर नेम को पिछड़ी में डाल के हमें रोकने का प्रयास किया, तो उनका जवाब भी है। और इन हमारे नौजवान साथियों का और मछुआरों के जो हमारे आरक्षण के मुद्दे का ये सार्थक और एक निर्णायक पहल है और मैं इन्हें बधाई देता हूँ। लेटर तो चला गया, अब अगला स्टेप क्या? अब उस पर हम दिल्ली जाकर आरजीआई से उसका रिपोर्ट लगवा, आरजीआई से फिर पुणे भेजकर इसे घोषणा कराएं और जल्दी से जल्दी हमारे मछुआरों के बच्चों का भविष्य तय हो सके, विकास की मुख्तार इनका मझवार के नाम से सर्टिफिकेट दिया जाए। यूपी में निषाद समुदाय काफी संख्या में है। निषाद पार्टी इन समुदायों पर खासा दखल रखती है। ऐसे में चुनाव के बीच बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। सहयोगी को नाराज करने का मोल तो हरगिज नहीं ले सकती। आज तक ब्यूरो।